Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है पीएम मोदी इंटरव्यू विद रजत शर्मा, इसकी मुझे बहुत ज्यादा सजेशन आ रही थी, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। और पीएम मोदी जी के यार अगर आप लोग फैन है और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और जितने भी बीजेपी के लोग हैं ना सबको ये वीडियो शेयर कर दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोदी आप हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपकी अदालत में आया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज़ निकाला, तो उनको लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। ये एक समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, राहुल गांधी, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों पहले की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दूसरी है। G20 समूह में मैंने देखा दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। अच्छा, इस चीज के लिए ना वाकई पीएम मोदी जी को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाएगा। वाकई चाय वाला वहां पर इंडिया में रेडी वाला, मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ ना, उसके अंदर वो पेटीएम जो है वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर उनको हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी है कि डिजिटल हो रहा है इंडिया और डेवलप भी हो रहा है। और इसलिए हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोविड के समय दुनिया के कई देशों ने, समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूं ना, 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा हो। 30 सेकंड। हमने, मेरे लिए टेक्नोलॉजी, जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं तो एक तो ये जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता हूं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करीब करीब 38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 10 साल में। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था, क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी। अब पंजे के हाथ में झाड़ू भी है। तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा, क्योंकि अब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए, उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया होता। अब ये पैसा सीधा जाता है, उसके खाते में जाता है, विदाउट तब जाकर के आवाज निकलती है। ये जो दिल की आवाज है ना, उसके कान निकलती है और उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा, उसका असर है। देखिए, सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माता इस तरह की बात कहती हैं?
एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम कर के आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया, और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है। तो एक तो उस अनुभव, अब जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी जी बिल्कुल, आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो देखिए आप ये बताइए, तंग नहीं तक आ आएंगे। जाएंगे। मैं दो अनुभव सुनाना चाहता हूं, इससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001 को। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्कार कुछ समझ ही नहीं थी। इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग को 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में है ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मुझे पहली लड़ाई मेरी वही हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल ईयर निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब 1 साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कच्छ-बुझ में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको ये तुम वॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करोगे, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार ये आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे। तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंपग्रस्त इलाके में। मंडे को शाम को मैं मीटिंग लूंगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, करके आओ। मैंने कहा अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का करके बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसीज को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही फिर मैंने यहाँ आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूँ। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है।
ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की, मैंने कहा भाई ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बढ़ गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहां वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी। अच्छा। और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहां पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो कहां है? मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई। हम 30 साल पहले जहां गए थे वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे भी तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बनाई नीतियां? तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूं, मैं उनको मोटिवेट करता हूं। इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका आप बदल दें तो स्थितियां बदली जा सकती है, और वो मैं बदल रहा हूं। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया, और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने के लिए। इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप। और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। मैंने यहां देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं है। अब वो कौन है? SC ST OBC वही समाज है। मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। तो सब बैंक वालों का साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली। मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है, बिना पूंजी डालना है। तो फिर बोले क्या स्टेशनरी का खर्चा होगा? मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे, लेकिन मुझे खाते खोलने। लेकिन बोले साहब हम घोषणा कर देते हैं जो भी आएगा। मुझे आएगा नहीं, ढूंढना है, किसका खाता नहीं खुला उसके घर जाना है, ढूंढ के लाओ। खैर मैंने सब बताया। हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो यहीं से पले बड़े थे, आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, मैं हर हफ्ते पूछ मीटिंग लूँगा, और मैं कहा आपको भी बैठना होगा। तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते मैं बुलाता था, बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, कौन सी बैंक का कितना पा। अरे बोले साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे करता है? मैं कहा ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है। और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की, मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था जी। अच्छा। कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है? कोई अच्छा करता तो उसको फोन करता, यार तुमने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे इलाके के तो सारे बैंक अकाउंट खुल गए, कैसे किया? तो मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा, और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट है, और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है जी। अगर वो न होता, अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है। उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है। उस समय सिर्फ खाते खोलता था, मैं आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूं उसके माध्यम से। और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जी, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे, और कभी पति की आदत, ये दिल्ली जैसी सरकार हो, किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो, तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था। तो मैंने कई आज पाकिस्तान में भी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज हो। उन्होंने तो अच्छा किया था, एक के साथ एक बोतल फ्री। इसका कारण है कि उनको हर बोतल पे पैसा कमीशन मिलता है। भ्रष्टाचार उनका बोतल पे है, और इसलिए वो फ्री देने में कमीशन उनका तो पक्का है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है कि सरकार किस प्रकार से करती है उन चीजों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। जो 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 अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है कि जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा, उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी,
सीबीआई ऐसे जाएगी, इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सोच के रखना है जी। जैसे आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करें। अच्छा, पीएम मोदी जी की जो स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे कि इंडिया को कैसे डेवलप करना है, ऐसे करना है, एक्चुअली वो उसी माहौल से निकल के आए थे और उनको पता था कि लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है। और मैं कहती हूँ कि वही बंदा अच्छा लीडर बन सकता है जो कि सारी सिचुएशन से गुजरा हो, उसको पता हो कि यार ये भी मसला होता है, गरीबों को वो भी प्रॉब्लम होती है, इस जगह पे जाके ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वही अच्छा लीडर कहलाता है। और अभी वाकई इंडिया के अंदर इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, डिजिटल हो गया है इंडिया, और उसके बाद हर बंदे का अपना अकाउंट पीएम मोदी जी ने खुलवाया। काश ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी खुल जाए, ठीक है। मोदी जी जरा जरूर आए, टीच करें हम लोगों को भी। हम लोग बेचारे यहाँ पर क्या कुछ नहीं, महंगाई है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।